तो हे गाइस, वेलकम बैक टू एनसीईआरटी पेज। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा चैप्टर जिसका नाम है चेंजेस एंड डेवलपमेंट इन अ इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो हम जिस सोसाइटी के बारे में पढ़ने वाले हैं उस चैप्टर, देखो हमारा चैनल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि किसी एक टाइटल पे फोकस करिए। अगर आप टाइटल बेस्ड स्टडी करेंगे तो क्या होगा कि जैसे कि मार्केट में क्या है कि शुरू में रिफ्रेशर्स बहुत आते हैं पेपर के वक्त पे। ये सब जो रिफ्रेशर हैं वो आपको भटकाने के लिए होते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में जो साल भर पढ़ाया गया वही तो आएगा। इसके लिए आपको दूसरी बुक को क्यों रिफर करने की जरूरत पड़ती है। तो देखो, जो इंडस्ट्रियल सोसाइटी है, आप इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में पढ़ेंगे। अब ये सोचिए कि जो जिस जगह इंडस्ट्रियलाइजेशन होता है वहीं पे तो अर्बनाइजेशन होता है, और जहां अर्बनाइजेशन होता है, आप बताइए कि आपने अर्बन समाज के बारे में और रूरल समाज के बारे में जो पढ़ा है, वही डिफरेंस जो है वो अर्बन सोसाइटी को रूरल सोसाइटी से अलग करता है। और आप जानते हैं कि गांव के लोग किस तरह से रहते हैं, उनका लाइफ स्टाइल किस तरह से होता है, शहर वाले लोगों का किस तरह से लाइफ स्टाइल रहता है, रहन सहन किस तरह से होता है, बोलने का तरीका, काम करने का तरीका, और बहुत बड़े बड़े अंतर होते हैं। ये सब आप बहुत पहले से ही पढ़ चुके हैं। तो देखो, जो भी आप नया चैप्टर पढ़ते हो उसमें बस कुछ कुछ छोटी मोटी चीजें जो होती हैं बस ऐड होती हैं। आपका सब कुछ पीछे का ही पढ़ा हुआ आता है। इसलिए आपको इस तरह से स्मार्ट स्टडी करनी है जिससे कि आप, बहुत से लड़के होंगे जो इस वीडियो को अपने एग्जाम के आखिरी दिन में देख रहे होंगे, या उनका एग्जाम कुछ ही दिनों बाद शुरू होने वाला होगा। तो उनके लिए मैं ये वीडियो उस हिसाब से बता रहा हूं कि अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो जैसे मैंने कहा कि इंडस्ट्रियल सोसाइटी को रूरल सोसाइटी से मैंने कंपेयर किया, क्योंकि जो इंडस्ट्री जहाँ होती है वो कहाँ होती है, मेनली शहर में होती है। और अगर शहर में नहीं होती तो आउट ऑफ शहर में होती है। अगर वो आउट ऑफ शहर में है तो मैंने आपको 100 बार बताया है कि अगर वहां तक आप रोड पहुंचा देंगे तो क्या होगा, गांव और शहर आपस में इंटरलिंक्ड हो जाएंगे। जब लोगों का ट्रांसपोर्टेशन होने लग जाएगा तो लोगों को रोजगार मिलने लग जाएगा, और जब रोजगार मिलने लग जाएगा तो उस इंडस्ट्री के किनारे किनारे उस इंडस्ट्री से रिलेटेड लोग बसना शुरू हो जाएंगे। और जब वो लोग बसना शुरू हो जाएंगे तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी का जन्म हो जाएगा। दैट्स इट। तो आइए समझते हैं इस खूबसूरत से चैप्टर को जिसका नाम है चेंजेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रियल सोसाइटी। तो इंडस्ट्रियल सोसाइटी में कुछ सोशल एस्पेक्ट होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बताए गए हैं कि यहाँ पे फेस टू फेस इंटरेक्शन जो होता है बहुत ही लिमिटेड होता है कंपेयर टू रूरल एरियाज में। ठीक है। अब रूरल एरियाज में क्या होता है कि मेरी पहचान वाला है तो वो नरेगा के तहत चला जाएगा काम करने। लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको आओगे, अपना रिज्यूम दोगे, बायोडेटा दोगे, फिर मतलब आके आपकी नौकरी लगेगी। तो यहाँ का फेस टू फेस इंटरेक्शन अलग होता है। दूसरी चीज क्या है कि यहाँ पे जो अर्बनाइजेशन है, मेनली सिटीज से और शहर गांव से लोग ज्यादा आते हैं। ठीक है। तो आप याद रखना, तो जो गांव के लोग यहाँ आते हैं माइग्रेट करके, वो एक शहर का निर्माण करते हैं। और आपको मैंने बताया है कि ऐसे ही लोगों का जो लाइफ स्टैंडर्ड होता है वो बहुत ही लो क्लास का होता है, और स्लम एरिया में उनको रहना पड़ता है। ठीक है। शहर में नौकरी पाने के लिए। तो ऐसे लोग, मान लीजिए अगर उनकी नौकरी छूट जाती है तो वो लोग अचानक से बिलियनर तो बन नहीं जाएंगे, या शहर में कोई अपना खुद का बिजनेस तो सेटअप कर नहीं पाएंगे। ये लोग तो एक मजदूर है ना, दिहाड़ी मजदूर है जो गांव से आए हैं। तो अब जब इनको इनकी नौकरी से निकाल दिया जाता है, जब इनके पास काम नहीं होता है, तो ये क्रिमिनल एक्टिविटीज में आते हैं, किडनैपिंग में आते हैं, करप्शन में आते हैं। और मतलब कि जब इनको इनके अधिकार नहीं मिलते हैं तो लोग गलत तरीके के कामों में आने लग जाते हैं। ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केवल गांव के लोगों को मैं टारगेट कर रहा हूं, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। लेकिन जिस मकसद से ये आए होते हैं शहर में पैसा कमाने के लिए, वो मकसद यहाँ पूरा नहीं हो पाता। और दैट्स इट, यही रीजन होता है जो इनको क्रिमिनल एक्टिविटीज और करप्शन में इन्वॉल्व कर देता है। और अ, ये भी होता है कि इनके अंदर एलिनेशन की भावना आ जाती है। एलिनेशन की भावना कैसे आती है, यहाँ पे भी एक सिद्धांत है, वो बहुत अच्छे समझना आप लोग कि इनको क्या होता है कि समाज से अलग कर दिया जाता है। मतलब कि जो माइग्रेटेड लोग होते हैं उनको कहा जाता है यार देहाती है, मजदूर है, मजदूर को मजदूर की तरह ट्रीट किया जाता है। वहाँ के जो लोकल निवासी होते हैं उस शहर के जो लोकल निवासी होते हैं वो उन्हें उस तरह से ट्रीट नहीं करते। भले ही उनको उनसे उनके साथ घुलने मिलने में टाइम लगेगा, मैं मानता हूँ, लेकिन उनको अलगाव का अपने आप को अलग और अकेलापन महसूस करना पड़ता है। ठीक है। और मतलब
जैसे शहर में बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, तो मजदूर बाहर से काम करने आ रहे हैं, तो उनका जो रहने का तरीका है और मतलब बहुत अलग होता है, तो ये लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं। सबसे ज़्यादा शहर में गरीबी के कारण यही लोग होते हैं, यही लोग सबसे ज़्यादा गरीब होते हैं, सॉरी। ठीक है, तो ये होता है। लेकिन हाँ, कोई भी इंसान है अगर गांव में, मैंने ये कहा था कि जो हमारे खेत होते हैं वहां पर जमीन पर जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है। खेत में अगर 5 लोगों के काम करने की जरूरत है, तो वहां पे 8 8 लोग, 10 10 लोग एक खेत में काम कर रहे हैं, और प्रोडक्शन तो उतना ही होगा ना जितनी उस जमीन की कैपेसिटी होगी। ठीक है, तो इसीलिए जो लोग बेरोजगार होते हैं, जो लोग बेकार होते हैं, उन्हें शहर की तरफ मूव करना पड़ता है। और उनका इंटेंशन ये होता है कि वो शहर जाएंगे तो उनको हाई पेड जॉब मिलेगी। ठीक है, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग काफ़ी अच्छा होगा। और रूरल एरियाज में क्या होता है कि कास्टिज्म बहुत होता है, मतलब कि जात, अपनी जात देख के वहाँ पे काम दिया जाता है। लेकिन अर्बन एरियाज में ऐसा नहीं होता है। तो इसलिए इनको लगता है कि हम उस तरफ मूव करेंगे, कि एडवांटेज फैक्टर हैं, और बहुत लोग इसको अचीव भी कर लेते हैं। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो गांव से आके बसते हैं और फिर धीरे धीरे सेटअप करते हुए अपने आप को, अपनी गृहस्थी बसा लेते हैं और अच्छा खासा बन जाते हैं शहर में। लेकिन हर इंसान के लिए एक सा, कहते हैं ना, दुनिया हर इंसान के लिए एक सी नहीं होती है। सभी का अलग सोचने का तरीका होता है, सभी का अलग कार्य करने का तरीका होता है, सभी की दिशाएं एक होती हैं, अलग अलग होती हैं। और इसीलिए क्या होता है, इनको लगता है कि आप फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कर सकते हैं, अपने आप को इंडिविजुअलाइज कर सकते हैं। इंडिविजुअलाइज मतलब देखो, हर एक एक शब्द का एक बहुत ही गहरा अंतर होता है, बारीक सा अंतर होता है। इंडिविजुअलाइज का मतलब ये होता है कि वहां पे गांव में इनको सामूहिक दृष्टि से देखा जाता है कि अगर दलित है तो हम इनको नौकरी नहीं देंगे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि अगर आप अर्बन एरिया में आएंगे तो इनको देखा जाएगा कि ये आदमी कितनी देर तक काम कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे इनकी वर्क प्रोडक्टिविटी के हिसाब से इनको जॉब दी जाती है, वर्क डन के हिसाब से जॉब दी जाती है। अगर ये फिजिकली डिसेबल हैं तो फिर हाँ, यही फैक्टर है जो इनको पीछे करेगा, नहीं तो कास्ट का फैक्टर, रिलीजन का फैक्टर यहाँ अर्बन एरिया में मैटर नहीं करेगा। जैसा हमारी बुक में पढ़ाया जा रहा है हमें वैसा ही पढ़ना है। बाकी आपको ज़्यादा मैं सच नहीं बता सकता यहाँ पे। देर इज अ डिस्टिंक्शन इन अ टर्म्स ऑफ क्लास, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, लाइफ स्टाइल, सब मैंने कवर कर दिया यहाँ पे। ठीक है, और हाँ, देखिए, ये लोग जितना ज़्यादा माइग्रेशन होगा, जितना ज़्यादा गांव के लोग यहाँ पे आएंगे, शहर की ज़मीन पे भी तो उतना ही दबाव पड़ेगा ना। हमारी जो आबादी है बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। तो मैंने आपको हमेशा से बताया है कि जो गरीबी और अमीरी की खाइयाँ हैं वो बड़ी होती जा रही हैं। और मैंने ये बताया था कि शहर हमारे देश का अभी का डेटा है, जो देश के टॉप 1% मिलियनर और बिलियनर लोग हैं देश के, वो देश की 40% संपत्ति को होल्ड करते हैं। तो वो सोचिए कि वो लोग कितने सारे गरीब और मिडिल क्लास लोगों का बहुत बड़ी आबादी का पैसा होल्ड करते हैं। तो इसीलिए गरीबों के पास पैसा कम है लेकिन लोग ज़्यादा है, अमीर लोग कम है लेकिन उनके पास पैसा ज़्यादा है। और यही है, गरीबी और अमीरी की खाइयाँ बढ़ने लग जाती हैं, और फिर वही इन क्राइम रेट और एलिनेशन की भावना। तो देखो, यहाँ पे मार्क्सिज्म जो है, आपने कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ा होगा, जिन्होंने सिद्धांत दिया था, इन्होंने कम्युनलिज्म को और सोशलिज्म को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा दिया था। तो इसमें होता क्या है कि वो लोग कहते हैं कि अगर अपने अधिकारों के लिए लड़ना पड़ेगा, ठीक है, इस कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी के खिलाफ लड़ना पड़ेगा, जिससे कि आपको अपने अधिकार की प्राप्ति हो सके। ठीक है, तो ये मार्क्सिस्ट अप्रोच है, जो कि जो एक मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो वर्ग है उसमें ये चेतना जगाती है, अपने अधिकारों के प्रति उनको जागरूक करने की, अपने जो कार्य कर रहे हैं उसका बोध होने की, कि उनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर वो लोग काम करना बंद कर दें तो इन मालिकों के छक्के छूट जाएंगे। ठीक है, इनकी रातों की नींद उड़ जाएगी कि हमारे यहाँ प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, डिमांड कैसे आएगी, हम कंज्यूमर की डिमांड कैसे पूरा करेंगे। तो ये जब मार्क्सिस्ट अप्रोच लोगों के मन में आती है तो लोग हड़तालें करना शुरू कर देते हैं, अपने अधिकारों की मांगे करना शुरू कर देते हैं, बोनस मांगना शुरू कर देते हैं, जो कि सबको मिलता है बड़ी बड़ी आईटी कंपनियों में, ठीक है, बैंकिंग कंपनियों में। ठीक है, तो ये इन चीज़ों की डिमांड करने लगते हैं, क्योंकि ये चीज़ ऐसी देख रहे होते हैं और इन्हें भी वैसी चाहिए होती है, क्योंकि ये भी उतना ही काम कर रहे होते हैं। 10 घंटे काम करना, 8 घंटे काम करना कोई बहुत छोटी बात नहीं है, और नॉन स्टॉप काम करना। बच्चों को भी अपना फैक्ट्री में, और जो माल ढोने वाला काम है उसमें, और बिल्डिंगों वाले काम में, आपने बहुत सी पिक्चरों में देखा होगा,
साउथ साउथ की मूवी में तो आपने इस चीज़ को ज़्यादा गौर किया होगा कि बच्चों को भी काम पे लगा दिया जाता था। तो क्या है, इनके पास पैसों की कमी है और वही पैसों की कमी को पूरा करने के लिए इन्हें आना पड़ता है। तो अपने अधिकारों की जागरूकता के लिए ये इस मार्क्सिस्ट अप्रोच के बारे में आपसे पेपर में पूछ सकता है और मेरा ये जवाब आपको लिख देना है बस। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन, देखो मैं इसको कैसे कंपेयर करूं, जैसे कि आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ा था कल्चरल चेंज, हमने बहुत अच्छे से पढ़ाया है। उसका लिंक हमारे चैनल में पड़ा है, आप लिंक भी दे दूंगा और हमारे चैनल पे जाकर विजिट करके देख सकते हैं सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट पे। ठीक है, तो उसमें मैंने ये पढ़ाया था कि जो मॉडर्नाइजेशन है उसमें धर्मनिरपेक्षता के संबंध में बताइए। तो मैंने ये बताया था कि जब धर्मनिरपेक्षता क्या होती है, सेकुलरिज्म होता है। तो सेकुलरिज्म में क्या होता है, सभी धर्म एक समान होते हैं और जब सभी को एक साथ एक समान ट्रीट किया जाएगा तो आधुनिक विचार लोगों के मन में आएंगे। हम लोग इंडिविजुअलाइज सोच हो जाएगी, इंडिविजुअल को फोकस करेंगे, ना कि उसको उसके समूह के आधार पर जज करेंगे। ठीक है, मतलब कि उसकी कम्युनिटी के लोग बुरे हैं तो वो बंदा भी बुरा है, इस आधार पे हम जज नहीं करेंगे। तो ये जो मॉडर्नाइज्ड आइडियोलॉजी है ना, यही यहां पर इंडस्ट्रियल परिप्रेक्ष्य में बताई गई है मेरे दोस्त। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन का मॉडर्नाइजेशन पे क्या फर्क पड़ता है, तो देखो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है हमारी लाइफ को ड्रास्टिकली चेंज कर देता है, साइंस और टेक्नोलॉजी और मॉडर्नाइजेशन के बारे में आगे बढ़ाता है। मतलब कि जो हम वही देखो वही चीज है, जो हमारी धार्मिक अप्रोच है उसको हम ये कहते हैं कि देखो चीजों को लॉजिकल तरीके से देखता है। ठीक है, अब पहले के टाइम में ये था, देखो धार्मिक भावनाओं को आहत करने का मेरा बिल्कुल भी लक्ष्य नहीं है। ठीक है, वैसे भी मैं ये चीज खुद ही मानता हूं कि बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो जिनका अब साइंटिफिक रीजन पता चलता है। तो मैं जो कहने वाला था वो सुनो। पहले ये कहते थे कि सती प्रथा जो है इसलिए होती है क्योंकि पति के मरने के बाद पत्नी को भी सती होना पड़ता है, क्योंकि शिव जी की जो पत्नी थी उनको भी सती होना पड़ा था। तो मतलब कि क्योंकि हमारे यहाँ 7 जन्मों का रिश्ता होता है और इसीलिए आत्मा का आत्मा से मिलन करवाने के लिए सती का भी स्त्री को भी चलना पड़ता था। तो लेकिन ये तो था ना, ये एक नैरो माइंडेड और ऐसा विचार था जिसने समाज की स्त्रियों को एक पर्दे के अंदर रखने की कोशिश करी थी। उनकी खुद की आइडियोलॉजी, खुद के अधिकार को स्पष्ट करना और अपने आप को पीछे पिछड़ने पे मजबूर कर रही थी। तो ऐसी आइडियोलॉजी, ऐसी प्रथा, ठीक है, ऐसे रिवाज जो किसी को पीछे करते हैं वो कहीं से भी बिल्कुल सही नहीं होते हैं। तो जो ये साइंस है वो चीज़ों को पुख्ता प्रमाणित मानती है। ठीक है, अगर आप किसी भी चीज़ों को लॉजिकल तरीके से देखती है, लॉजिकल तरीके से मतलब ये है कि अगर मैं खुश हूं तो खुशी होने का रीजन बताएंगे। ये नहीं देखेंगे कि आज मेरा जो मेरी राशि में लिखा था कि आज अच्छा मेरे लिए सब कुछ अच्छा होना है तो सब कुछ अच्छा होगा। ठीक है, अगर मैं खुश हूं तो मेरे साथ कुछ अच्छा किया है मैंने, पुराने ऐसे कर्म हैं जिनको जोड़ के मेरा कुछ ऐसा हुआ है। तो ये लॉजिकल तरीका होता है और धार्मिक तरीका वो होता है कि मेरे भगवान हैं और सब भगवान भरोसे ही करना है। तो वही चीज़ है कि ये सब सोच जो है लोगों के मन में डेवलप होना शुरू हो जाती हैं और लोग जो हैं, लोगों में नेशनैलिटी की विचार आती है। अब देखो जब लोगों में धार्मिक विचार कमजोर होंगे तो उनके अंदर रीजनलिज्म की जो भावना है वो भी कमजोर होने लग जाएगी। मतलब कि क्षेत्रवाद की, मतलब कि अपने आप को ये दिखाने की कि मैंने आपको बताया था, बहुत से आगे पीछे बता चुका हूँ, सोशियोलॉजी की प्लेलिस्ट आप जाकर देखेंगे, बहुत अच्छे से समझाया है। तो उसमें मैंने ये बताया था कि जो लोग होते थे उनके अंदर अगर उनके धर्म का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है या उनकी जात का रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पाता है, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन, उनके अधिकारों की मांग नहीं हो पाती है, तो वो कहते हैं कि हमें अपना एक अलग राज्य बनाना है, जैसे कि पाकिस्तान, ठीक है, जैसे कि बांग्लादेश। ठीक है, तो वो अलग एक स्टेट की डिमांड करते हैं। ठीक है, और धर्म के आधार पर गठन हो जाते हैं। तो ये क्या है ना, जब आप इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए आते हैं तो आपको एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है। आप अपने समूह में क्या करते हैं उससे कोई मतलब नहीं होता है, आप वहां क्या कर रहे हैं उस पर मतलब होता है। तो आप जब वहां जो काम करेंगे, जो प्रोडक्शन करेंगे, वो देश के लिए करेंगे, क्योंकि इनका जो माल है वो पूरे देश में जाके बिकेगा और इसीलिए आपके अंदर नेशनलिज्म की भावना आने लग जाएगी मेरे दोस्त। ठीक है, तो जब मॉडर्नाइजेशन थ्योरी है डिफरेंट ग्रोथ सोसाइटी स्टेजेस वर्किंग टुवर्ड्स ऑल द, तो लोगों के अंदर एक ब्रॉड व्यू आने लग जाएगा अपने देश को ऊपर ले जाने के लिए, क्योंकि अब नेशनलिज्म की भावना आने लग जाएगी, ना कि अपने धर्म या जाति के व्यक्ति को नौकरी देकर उसको संपन्न बनाने की भावना आएगी। तो अब हमारा जो व्यू है
वो ग्लोबल हो जाएगा। दैट्स इट। और यही जो कॉन्सेप्ट है और यही जो है मॉडर्नाइजेशन जो है इसी से आता है। और इन द सबसे पहले ये वेस्ट एरियाज में आया था। वेस्ट मतलब कि आपका यूरोप में आया था, यूएसए में आया था ये मॉडर्नाइज विचार, ठीक है। लेकिन ये जो है अब अपने देश में भी आ गया है। वो जो अच्छा, तीन तरह की कंट्रियां होती हैं, आपको मैंने हमेशा से बताया है। एक डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं, एक डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं, और एक अंडर डेवलप्ड कंट्रीज होती हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनमें मोस्टली यूरोप की कंट्रीज आती हैं, और यूएसए आता है, नॉर्थ अमेरिका की कंट्रीज आ जाती हैं, रशिया आ जाता है, चाइना आ जाता है, ठीक है। लेकिन जो डेवलपिंग कंट्रीज है उसमें अपना इंडिया आता है, जो डेवलपिंग हो रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ जब ये अब जब से ये विचार आया है, हम, हाँ, अभी इसके आगे आप लिबरलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, बहुत सी चीजें हैं, अब जैसे कि अभी मैं उसको बाद में समझाता हूँ। फिलहाल यहाँ ये समझो कि आपसे दो चीजें यहाँ पूछने वाला है पेपर में। वो ये है मेरे दोस्त कि ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है और अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है, ठीक है। ऑर्गेनाइज सेक्टर जो होता है ये पब्लिक सेक्टर हो, पब्लिक नहीं, इसको बोलो कि ये एक ऐसा सेक्टर होता है जहां पर मतलब कि कम से कम 10 लोग एम्प्लॉय होते हैं, जैसा कि आपकी बुक में बताया गया है, रूल्स और रेगुलेशन के साथ काम करते हैं, ठीक है। उनको ईपीएफ फंड मिलता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड मिलता है, ठीक है, कंपनी की तरफ से, ठीक है, हॉलीडे मिलते हैं कंपनी की तरफ से, बोनस मिलता है कंपनी की तरफ से, ठीक है। और उनको एक सोशल इम्प्लीकेशन मिलती है, मतलब कि जॉब की एक सिक्योरिटी मिलती है जहां पर, ठीक है। ये ज्यादातर यहाँ पर सरकारी नौकरियों में देखा जाता है, क्योंकि सरकारी नौकरी में यही तो होता है ना लोगों के मन में, एक बार भाई सरकारी नौकरी लग जाए, एक बार बस वो कुर्सी पालूं मैं, तो बस पूरी जिंदगी आराम ही आराम है। तो वही चीज है। तो वो जो नौकरी कर रहे हैं ना वो ऑर्गेनाइज सेक्टर में आएगी मेरे दोस्त। लेकिन अब जो एक रेहड़ी वाला है, जो रेवड़ी वाला है, मतलब कि रेहड़ी वाला है, मतलब जो ई रिक्शा चलाता है, ऑटो चलाता है, बस ड्राइवर है, ये क्या है, ये है प्राइवेट सेक्टर में आते हैं, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आते हैं। इनकी जो जॉब है वो एक समय के साथ चल रही है। अगर मान लो इनके पास कस्टमर नहीं आए, इनके पास इनके पैसेंजर नहीं आते हैं, तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो दैट्स इट। यही एक रीजन है कि ऑर्गेनाइज्ड वाले जो है ज्यादा सफल होते हैं, सफल नहीं होते हैं, ये कह सकते हैं कि ये इनकी जॉब सिक्योरिटी होती है, ठीक है। नौकरी नहीं छूट सकती, लेकिन उनकी जो है नौकरी छूट सकती है, वो कभी भी अनएम्प्लॉयड हो सकते हैं, ठीक है। और तो और ये भी होता है कि उनकी कभी भी उनकी कोई तनख्वाह फिक्स नहीं होती है, सैलरी, ठीक है। अब सरकारी नौकरी वाला है, उसकी सैलरी फिक्स है, अगर 20,000 आनी है तो 20,000 आएगी, 40,000 आनी है 40,000 आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, आप जितना काम कर रहे हैं उतना आपको पैसा मिल रहा है। तो यही है ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। आई होप तुम लोग समझ गए होगे, और भी 11th में और 10th में आपको काफ़ी बार पढ़ाया जा चुका है इसे, ठीक है। और हाँ, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है ना, बिल्कुल दया नहीं की जाती है। देखो, दया मतलब ये है कि उनको, जैसे कि हमने कहा नहीं कि गवर्नमेंट प्राइवेट करा रही है, अब जब प्राइवेट करा रही है तो सरकारी वाले क्यों इतना परेशान होते हैं, क्योंकि प्राइवेट वालों में ये टारगेट होता है कि एक आदमी एक दिन में अगर 100 सेल का उसने टारगेट, अगर उनके बॉस ने कहा है तो आपको 100 सेल करानी पड़ेगी उस दिन के अंदर में। अगर आप 100 सेल का टारगेट अपना पूरा नहीं करते हैं तो आपकी नौकरी से, आपकी सैलरी से पैसे काटे जाएंगे। तो दैट्स इट। बस इसीलिए प्राइवेट जो नौकरी होती है और अनऑर्गेनाइज जो नौकरी होती है उसमें ये आराम होते हैं, यही प्रॉब्लम्स होती है। तो अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज सेक्टर का यही अंतर होता है। और ये 10 लोगों वाला याद रखना, ठीक है। और हाँ, यही होता है जो मैंने आपको बताया कि सोशल इम्प्लीकेशन क्या होते हैं, रूल्स और रेगुलेशन के साथ चलते हैं। और यहाँ मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर करा दी हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो अब जो मैं आपको धीरे धीरे समझाता जा रहा हूँ उसे समझते चलो। यहाँ पे अभी एक आपसे एक क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा, लिख लेना मेरे भाई, लिख लेना। ये कि डिसइन्वेस्टमेंट क्या होता है, विनिवेश क्या होता है। विनिवेश देखो मेनली सरकारी टर्म में लिया जाता है। अब जैसे कि आप देख रहे हो कि जो गवर्नमेंट है अपने बहुत सी चीज़ों को जल्दी से जल्दी प्राइवेट करती जा रही है, प्राइवेट करती जा रही है। वो प्राइवेट कैसे चल कर रही है, अभी आप अगर अगर न्यूज़ों में अपडेट रहते हैं तो आईडीबीआई बैंक का जो होल्डिंग है वो एलआईसी ने और गवर्नमेंट ने मिलकर अपनी कम से कम 60 to 70% होल्डिंग जो है बेच दी गई है, ठीक है। आई होप ये डेटा शायद सही है मैं जो बोल रहा हूँ। तो गवर्नमेंट एक बहुत बड़ी होल्डिंग जो है, अपनी शेयर होल्डिंग वो बेच रही है। तो जब गवर्नमेंट अपनी शेयर होल्डिंग बेचती है जिससे कि वो पैसा कमा ले और उस होल्डिंग को प्राइवेट कर देती है, तो वो डिस इन्वेस्टमेंट होता है मेरे दोस्त। देखो मेनली हमें गवर्नमेंट के टर्म में कराया जाता है, बाकी चाहे जो भी हो,
चाहे मान लो तुम्हारी कंपनी, अगर तुम अपनी कंपनी की कुछ शेयर होल्डिंग, कुछ परसेंट शेयर होल्डिंग बेच रहे हो, तो वो भी तुम्हारे लिए डिसइन्वेस्टमेंट होगी। लेकिन जो हमारी बुक में पढ़ाया गया है डिसइन्वेस्टमेंट के बारे में, वो यही है कि जब गवर्नमेंट अपनी सरकारी हिस्से को कंपनी में बेचती है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। ठीक है, तो ये पूछ सकता है आपसे, आपसे ये पूछ सकता है कि हाँ, ये पहले इधर कवर कर लेते हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियलाइजेशन इन अर्ली एरिया ईयर्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया। देखो, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तब के वक्त में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था, और उसके पहले जो इंडस्ट्रियलाइजेशन था ब्रिटिशर्स पीरियड में, कॉलोनियल पीरियड में, और और जब से हम आज़ाद हुए उसके बाद से अब तक में क्या क्या परिवर्तन आए, ये कैसे समझेंगे आप। तो देखिए, हमारा जो देश है ना भाई, वो मेनली जिन जिन व्यापार के मामले में जाता जाता था, वो था कपड़े का व्यापार, कॉटन का व्यापार, ठीक है, आयरन का व्यापार, ठीक है, कोल। हमारा हमारा देश जो था मिनरली काफ़ी रिच था। हमारे यहाँ आयरन, कोल, एशिया के सबसे बड़ी लार्जेस्ट जो है हमारे यहाँ प्रोड्यूसर था हमारा देश, है अभी भी है। ठीक है, तो जूट है, आयरन है, कॉटन मिल्स हैं, रेलवेज हैं, और कोल है। ये बहुत ही प्रॉस्पीरियस था हमारा देश। तो ब्रिटिश रूल एंड कंटिन्यू टू प्रॉस्पर आफ्टर अगेन। बट ठीक है, फिर क्या होता है कि जब ब्रिटिशर्स जाते हैं तो ये सब कुछ गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में ले लेती है। तो अब सब कुछ क्या होता है कि अब पब्लिक सेक्टर में आ जाता है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट आज़ादी के बाद पब्लिक सेक्टर में आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी अपनी इंडस्ट्रीज खोलती है। ठीक है, और कुछ इंडस्ट्रीज जो होती हैं, कुछ तरह की इंडस्ट्री, जैसे कि कोल और जूट की, कोयले और जूट की जो इंडस्ट्री होती है, उसे प्राइवेटाइज्ड कर देती है। ठीक है, प्राइवेटाइज क्या मतलब कि जो प्राइवेट फर्में हैं वो इसमें व्यापार करने लग जाती हैं। और क्या होता है, मिक्स्ड सेक्टर का भी काम करती है। अब देखो, यहाँ पे अपना एक अपनी नोट्स अगर बना रहे हो तो पीपीपी मॉडल लिख लेना, पब्लिक प्राइवेट पैरिटी। ठीक है, इसमें पब्लिक, हाँ देखो एक चीज समझ लो, तीन तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं हमारे देश में। पहली जो इंडस्ट्रीज होती है वो पब्लिक इंडस्ट्री होती है, जिसमें वो सरकारी होती है। दूसरी जो इंडस्ट्रियल जो होती है वो कंपनी बोल लें या इंडस्ट्री बोल लें, कुछ भी बोल दो तो ठीक है, वो होती है प्राइवेट। तीसरी जो होती है पब्लिक प्राइवेट, दोनों होती है, पब्लिक प्राइवेट पैरिटी, पीपीपी। हाँ, तो दोस्तों ये तीन तरह के मॉडल होते हैं, पब्लिक मॉडल, प्राइवेट मॉडल और पब्लिक प्राइवेट पैरिटी। तीन तरह के मॉडल होते हैं। तीनों तरह की इंडस्ट्रीज किस तरह से रन करती हैं मैंने आपको बता दिया। अब ब्रिटिशर्स पीरियड में तीन तरह की सिटीज, पोर्ट सिटीज जो थी, ज़्यादा फेमस हुई थी क्योंकि इनका व्यापार ग्लोबलाइज्ड होता था, और इनकी जो ब्रिटिश इंडस्ट्रीज होती थी उनको सेटअप करने का, और मतलब कि उनको व्यापार करने के ज़्यादा एकाधिकार मिले थे, उनकी मोनोपोली ज़्यादा थी, इसलिए कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास ज़्यादा फेमस हो गए। लेकिन इंडिपेंडेंट के बाद फरीदाबाद, पुणे, बेंगलुरु और इन मतलब कोयम्बटूर, ये ज़्यादा फेमस होना शुरू हो गए। गवर्नमेंट को क्योंकि रियलाइज हुआ कि that many people were employed have to start small scale industries, cottage industries and हाँ, तो गवर्नमेंट को ये भी ये हुआ था कि बहुत से हमारे देश के जो 70% लोग हैं वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, और तो और जो केवल 30% लोग जो हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। आप जब ये आपके यहाँ पे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि हमारे देश में ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग कम काम क्यों करते हैं। ठीक है, या पूछ सकता है कि लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में ही क्यों सबसे ज़्यादा है। ठीक है, मतलब यही पूछेगा। तो देखो, मेनली जो एक पर्सनल आदमी है वो यही बोलेगा कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर अच्छा नहीं होता, क्योंकि जॉब की सिक्योरिटी नहीं होती है। ठीक है, कभी भी जॉब छूट सकती है, आप जितना काम करेंगे उतना ही पैसा मिलेगा। ठीक है, बोनस नहीं मिलेगा, प्रोविडेंट फंड नहीं होता है। ठीक है, और मतलब कि अनऑर्गेनाइज का मतलब क्या है, जो रिक्शे वाला काम कर रहा है, जो सब्जी लगा रहा है घर पे, घर के बाहर, ठीक है, जो आइसक्रीम बेच रहा है, ये सब क्या है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है मेरे दोस्त। ठीक है, और ये प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट बिजनेस में आ जाएगा कि वो खुद का ही अपना काम कर रहा है। ठीक है, प्राइवेट में आप लोग कोई बहुत बड़ी फर्म मत सोचा करिए, इसको भी सोचा करिए, आपके पास दोनों तरह की इमेजेस होना चाहिए। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे चेंजेस इन इंडियन इंडस्ट्रीज, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन। देखो, हमारा देश जब आज़ाद हुआ था तब हमारे यहाँ पे माइंडसेट ये बन गया था कि हम किसी भी बाहरी लोगों से व्यापार नहीं करेंगे, मतलब कि सॉरी, जितने भी फॉरेनर्स हैं इनसे व्यापार नहीं करेंगे। ऐसा इसलिए मेरे दोस्त, क्योंकि उनका मानना था कि जिस तरह से ब्रिटिशर्स ने कोई देश की दूसरे, ब्रिटिश की कोई कंपनी आती है, वो हमारे देश पे 150 साल राज करती है और हमारे देश की सरकार को शासन में सरकार बना लेती है और शासन करने लग जाती है। तो अगर ऐसा करेंगे, अगर हम दोबारा फिर से फॉरेनर को बुलाएंगे बिजनेस करने के लिए, तो हमारे देश की कंपनी पे एक अधिकार कर लेंगे। तो इसीलिए हमारा जो देश था
हमारी सरकार ने बहुत लंबे वक्त तक लिबरलाइजेशन के जो प्रोसेस है इसको नहीं आने दिया। लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है हम बहुत बार समझा चुके हैं। लिबरलाइजेशन मतलब व्यापक होना, उदार होना, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम सबके भलाई के बारे में सोचते हैं, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन के बारे में क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन में हम अपने व्यापार को इंटरनेशनल लेवल पे लिंक कर देते हैं। मतलब कि अगर कोई व्यापार, कोई आदमी जूते बेचने का अगर काम करता है तो वो क्या करता है, अपने वो उसकी अप्रोच सिर्फ इतनी होती है कि मैं अच्छे जूते बनाऊं और बेच दूं, बस इतनी अप्रोच होती है। अब उन जूतों को अगर वो इंटरनेशनल मार्केट में बेचेगा, सोचो उसकी डिमांड कितनी होगी। तो अपने माल को वहां तक पहुंचाने का जो प्रोसेस है और जो नई डिमांड, दूसरे देश की डिमांड को लाने का जो प्रोसेस है, दैट्स अ ग्लोबलाइजेशन। तो ये ग्लोबलाइजेशन आना शुरू हुआ। अब इसका जो प्रमोशन है, इसकी शुरुआत 1900 में हो चुकी थी, जब हमारा देश ब्रिटिशर्स का गुलाम था। तो उस वक्त पे यूएनओ का ही एक अंग जो अब बन चुका है, वो पहले WTO था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। यहीं पर आपको पता होगा कि वो क्या नाम है, ओसामा बिन लादेन ने यहाँ पर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन पे हमला किया था, 9/11 का अटैक हुआ था, ठीक है। तो इसने ये देश में, दुनिया में जितना भी व्यापार हो रहा है, इंटरनेशनल व्यापार, उसको लीड करने का जो काम है वो इसका चलता है, ठीक है मेरे भाई। तो हमारी हमारे क्या, दुनिया की जो भी लोकल इकोनॉमी है, इसका लक्ष्य ये है कि हमारी जो है देश की, दुनिया की इकोनॉमी ग्लोबल इकोनॉमी में परिवर्तित हो सके। सभी देश जो है बराबर अपना रिप्रेजेंटेशन दे सके और जो सभी का प्रोडक्ट है वो बराबर से बिके, बराबर सबकी डिमांड हो और बराबर से सब लोग पैसा अर्जित करें और मतलब कि डेवलप्ड हो। तो इसका जो इट इन्वॉल्व ऑल एस्पेक्ट, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिकल, कल्चरल, पॉलिटिकल, इकोलॉजिकल, सब तरह के प्रोसेस में, ठीक है। क्योंकि अगर हम डेवलप्ड होंगे तो हमारा सोशल स्टेटस बढ़ेगा, कल्चर हमारा अच्छा होगा। कल्चर अच्छा होने का मतलब ये नहीं है कि हम जो पहले हमारे जो धर्म के नियम थे वो धर्म खराब था, ठीक है। हम धर्म छोड़ने की बात नहीं कह रहे या अपनी अपनी संस्कृतियों को छोड़ने की बात नहीं कह रहे। बस इंडस्ट्रियलाइजेशन में ये होगा कि हम चीज़ों को लॉजिकल तरीके से सोचेंगे, ठीक है। और जब हमने ये ट्रेड बैरियर हटाए तो हमारे यहाँ समाज में ये चीज़ें देखने को मिल गई। फिर गवर्नमेंट का ये लक्ष्य भी था कि हमारे जो देश की डोमेस्टिक जो कंपनीज हैं उनको संरक्षण देना। अब ये पूछ सकता है संरक्षणवादी नीति क्या होता है, आपके पेपर में पूछेगा, तो आप बताना मेरे दोस्त। संरक्षणवादी नीति वो होती है जब गवर्नमेंट अपने, हमारे देश के घरेलू उद्योगों को बढ़ावा देती है, प्रोत्साहन देती है, उनको पैसा देती है कि वो आगे बढ़ें और अपना जो प्रोडक्ट है वो बेच सकें। जिससे कि ऐसा इसलिए क्योंकि फॉरेन कंपनी, अगर मान लीजिए आप एक मार्केट में, अगर मान लीजिए सिंपल सी चीज़ है, अगर आप मार्केट में गए तो आपको प्रोडक्ट जो सस्ता मिलेगा और अच्छा मिलेगा, आप वो प्रोडक्ट खरीदेंगे। आप ये तो देखेंगे नहीं कि वो प्रोडक्ट किस कंपनी का है, किस देश का है, ठीक है। आपके लिए तो वही देखेंगे। तो इसीलिए अब क्या होता है कि जो फॉरेनर कंपनी होती हैं वो फाइनेंशियली रिच होती हैं और वो अपने प्रोडक्ट को सस्ते दामों में बिकवा सकती हैं। तो हमारे देश का अगर माल महंगे में बिकेगा तो क्या होगा, हमारे देश का माल की डिमांड कम होगी और जब डिमांड कम होगी तो फॉरेन कंपनी ज़्यादा रिच हो जाएगी। और इसीलिए अपने देश की कंपनी को बचाना संरक्षणवादी नीति कहलाता है। ये आपसे पेपर में आराम से पूछ लेगा और बचाएंगे। तो गवर्नमेंट ने लोकल बिजनेस, तो मतलब कि हमारे जो गवर्नमेंट है वो डोमेस्टिक बिजनेस को और फॉरेनर बिजनेस को, दोनों को इंटर रिलेशन बराबर बना के रखा, ठीक है। और तो और एक और काम हमारे देश की हमारे यहाँ करा गया, वो ये था कि जब हमारा देश लिबरलाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ 1990 में, तो हमारे यहाँ पे वो होने लग गया, क्या बोलते हैं उसको, अच्छी सी चीज़ होता है, एक अच्छा शब्द होता है, FDI आने लग गया, सॉरी, ठीक है। FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इसमें क्या होता है, फॉरेनर जब हमारे देश में इन्वेस्ट करेंगे तो हमारे देश के लोगों को भी पैसे मिलेंगे और देश को जब बाहर से पैसे मिलेंगे तो उनका व्यापार ज़्यादा अच्छा हो पाएगा, ठीक है। आउटसोर्सिंग इज मेनली डन बाय द प्राइवेट सेक्टर बट सम गवर्नमेंट सेक्टर्स आर ऑल्सो आउटसोर्सिंग, ठीक है। हाउ आर जॉब फॉन्ड, देखो अब हम इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं। तो मैंने ये बताया कि जो ये जॉब का देने का तरीका, जॉब ढूंढने का तरीका
अब बहुत तरीके से होता है। बहुत लोग होते हैं अपना सिस्टम लगा देते हैं और नौकरी करने लग जाते हैं। बहुत लोग होते हैं वो किसी के सुनने पे, किसी के कहने पर कहते हैं कि वो नौकरी अच्छी है वहाँ कर लो। लेकिन जो गांव के लोग होते हैं, मान लो अगर उनको कैसे पता चलेगा कि हमारे गांव से 10 से 20 किलोमीटर दूर एक बहुत अच्छा उद्योग सेटअप हुआ है और वहाँ पर अगर हम नौकरी करेंगे तो हमें अच्छा रोजगार मिलेगा और अच्छा वो होगा। तो इसीलिए जो कंपनियां होती हैं, जो इंडस्ट्रीज होती हैं, वो कॉन्ट्रैक्टर का को सेटअप करती हैं, बुलाती हैं। और वो जो कॉन्ट्रैक्टर होता है वो जाता है यहाँ गांव में, और वो जाता है और इन लोगों को बुलाता है कि कहता है कि आप इतने दिन के लिए काम करिए, और इन गांव के लोगों से डील करते हैं कि आप इतने दिन हमारे साथ काम करिए। और डील करके, डील के तहत कॉन्ट्रैक्ट मतलब क्या है, डील करना, डील करके लोगों को काम देता है। तो जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो कंपनी और जो वर्कर हैं, मतलब एम्प्लॉय है, उनके बीच के काम बिचौलिया है, ब्रोकर है समझ लो आप। ठीक है, तो बस इतनी सी चीज़ें हैं। तो एडवांटेज ऑफ आउटसोर्सिंग, अच्छा हाँ, आउटसोर्सिंग क्या होती है? आउटसोर्सिंग हिंदी में बोलते हैं बहिर्स्त्रोतन। ठीक है, बहुत ही टफ वर्ड है, ठीक है, हम मानते हैं। तो बहिर्स्त्रोतन का मतलब क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। देखो, जब आउटसोर्सिंग का मतलब मैंने ये बताया कि जैसे कि कोई ट्रेन है, कोई कार है मान लो, तो कार का मैंने एग्जांपल लिया। तो उस कार में शीशे किसी दूसरी कंपनी से बनते हैं, उस कार की जो लाइटें हैं वो किसी दूसरी कंपनी से बनती हैं, कोई टायर है तो वो दूसरी कंपनी से बनता है। तो वो दूसरी कंपनी 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 करके एक कंपनी आती है जहाँ पे पूरा जो फाइनल प्रोडक्ट है वो यहाँ पर निर्माण होता है। तो फाइनल प्रोडक्ट का जहाँ पे निर्माण होता है वो कैसे होता है? वो दूसरी दूसरी कंपनी से होता है। तो इससे फायदा क्या होता है? एडवांटेज की बात कर रहे हैं, ये आउटसोर्सिंग होता है। एडवांटेज क्या होता है मेरे दोस्त? एडवांटेज ये होता है कि सब लोग बराबर से थोड़ा थोड़ा काम करते हैं तो पूरा काम जल्दी हो जाता है। ठीक है, लेकिन डिसएडवांटेज मेरे भाई यहाँ पे क्या होता है? डिसएडवांटेज ये होता है सप्लाई चेन इफेक्ट कर जाती है। अगर मान लो हमने शीशे बनाने का काम करते, शीशा जो कार के शीशे अगर एक कंपनी को कहा था, बल्क में ऑर्डर कहे थे कि हमको 100 शीशे चाहिए इस तारीख तक में, अब वो कंपनी क्या करती है, वो नहीं कर पाती, उसके एम्प्लॉय जो है ये टारगेट पूरा नहीं कर पाते हैं, 90 शीशे बने होते हैं। तो क्या होता है, ऑर्डर आने में देर हो जाती है, और जब ऑर्डर आने में देर होती है तो सप्लाई चेन इफेक्ट कर जाती है, तो जो फाइनल प्रोडक्ट है उसको भी बनने में तो देर हो जाती है। और इसीलिए आउटसोर्सिंग का यही एक नुकसान है। आई होप आप लोग को मेरी बातें समझ में आ रही होगी। अगर ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना मेरे भाई। ठीक है, अब हम बात करते हैं टाइम स्लेवरी, स्लेव टू टाइम। ठीक है, देखिए जो हम लोग ब्रिटिशर्स पीरियड में थे मेरे दोस्त, तो ब्रिटिश बहुत ही प्यार से समझने की कोशिश करो, बहुत आसान है पढ़ाई, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, अच्छा पढ़ना है, क्योंकि आप सब कुछ अगल बगल देख रहे हो। तो जब हम लोग आज़ाद हुए थे, तो आज़ादी के पहले हम देखते थे ब्रिटिशर्स का जो वर्क करने का तरीका था, बड़ी बड़े घंटा घर होते थे। ठीक है, असेंबली लाइन होती थी, उसमें सुई चलती रहती, घड़ी चलती रहती थी। उसमें क्या होता था कि सभी के लिए एक टाइम निर्धारित कर दिया जाता था, एक बड़ी सी घड़ी होती थी, और उस टाइम पे लोगों को आके काम करना पड़ता था। उनका टाइम स्लॉट फिक्स था, इतने घंटे की ये शिफ्ट रहेगी, दूसरे घंटे पे ये शिफ्ट रहेगी, तीसरे घंटे पे ये शिफ्ट रहेगी, और बारी बारी से ये एम्प्लॉय अपनी अपनी जगह पे आके काम करेगा। तो ये यहीं पे हमारे बुक में एक टेलरिज्म का सिद्धांत दिया गया है। ठीक है, जो कि आईटी सेक्टर में आज के समय में सबसे ज़्यादा अपनाया जाता है। तो टेलरिज्म का जो सिद्धांत है वो आपके पेपर में लगभग 90% पूछ लेता है। ठीक है, तो आईटी सेक्टर में, हाँ, तो ये जो टेलरिज्म का सिस्टम क्या होता है कि काम को अलग अलग स्लॉट में बांट दिया जाता है, सभी को एक एक अपना अपना काम दे दिया जाता है, और जब सभी लोग अपना अपना काम करते हैं तो फाइनल प्रोडक्ट बनने में कम से कम समय लगता है। ठीक है, तो बस यही होता है टेलरिज्म का सिद्धांत। अब इससे क्या होता है, जो आईटी इकोनॉमी, आईटी सेक्टर पे हमारा क्यों फर्क पड़ता है? अब आईटी सेक्टर में आप लोग देखते होंगे, आईटी सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर को भी मैं इसमें मान लेता हूँ, केवल यहाँ पे आईटी सेक्टर नहीं। तो क्या होता है कि वहाँ पे ओवरनाइट में काम बहुत ज़्यादा होता है। अब जब ओवरनाइट में काम होता है तो क्या होता है कि एम्प्लॉय में क्या होता है, अपने बॉस की नज़र में अच्छे बनने की खूब वो होती है कि मैं अपने बॉस की नज़र में अच्छा बनूंगा, सबसे ज़्यादा अच्छा बनूंगा तो मुझे बेस्ट एम्प्लॉय बनूंगा, बेस्ट एम्प्लॉय का दर्जा मिलेगा, और मतलब कि ज़्यादा मुझे हॉलीडे मिलेंगे, ज़्यादा मुझे बोनस मिलेगा, प्रोविडेंट फंड में मेरे को ज़्यादा पैसे मिलेंगे, हॉलीडे मिलेगा, वीकेंड वीकेंड पे बढ़िया नौकरी, मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा सोचते हैं। तो इसलिए कंपटीशन, मतलब मैं ये कह रहा हूं कि इंसान नौकरी पाने के लिए भी कंपटीशन करता है, फिर नौकरी में बेस्ट बनने के लिए भी कंपटीशन करता रहता है। दैट्स अ टेलरिज्म प्रक्रिया, जिसने एक नॉलेज इकोनॉमी को प्रमोट किया है। ठीक है, और उसी से ही ये बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी भारत की,
हैदराबाद हाईटेक सिटी भारत की, गुड़गांव साइबर सिटी भारत की डेवलप किया है मेरे दोस्त। तो वर्किंग कंडीशन के बारे में हम बात करें, देखिए वर्किंग कंडीशन जैसे कि अब इंडस्ट्रीज के बारे में बात कर रहे हैं, हम उद्योगों के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे मन में लोहे के उद्योग, कोयला के उद्योग और इन मतलब कि जो खदानें हैं, मिनरल्स हैं, इन सब के उद्योगों के बारे में दिमाग में इमेज बननी चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या एक 1952 में एक एक्ट बनाया, माइंस एक्ट। तो इनमें क्या कहा गया, गवर्नमेंट ने ये कहा कि इन लोगों को एक रूल्स के तहत काम कराया जाएगा माइंस में। अब क्या होता था, जो कॉन्ट्रैक्टर होता था, मैंने बताया कॉन्ट्रैक्टर बिचौलिया होता है। बिजनेस कंपनी ने क्या है, कॉन्ट्रैक्टर से कह दिया है कि तुम्हें इतने समय में इतना काम, हमें प्रोडक्ट माल चाहिए। अब कॉन्ट्रैक्टर को वो काम अपने एम्प्लॉय से, अपने जो उसके जो लेबर हैं उनसे उतने काम करवाना ही करवाना है, और अगर वो ज़्यादा करवा लेगा तो कमीशन उसकी जेब में आएगा। तो जो कमीशन कमाने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा काम करवाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर ज़बरदस्ती काम करवाते थे। ठीक है, और जो एम्प्लॉयज़ थे खदानों में, खदानों में बहुत गहराई में, वहाँ पे सूरज की रोशनी, धूप तो आती नहीं थी, पानी की कमी थी, तो अनहाइजीनिक कंडीशन होती थी, सैनिटाइजेशन नहीं होता था, कई कई दिनों तक उन्हें खदानों के अंदर काम करना पड़ता था लेबरों को। तो ये जो था, इसको लेकर गवर्नमेंट ने एक सख्ते में आए, गवर्नमेंट ने ध्यान दिया और ये कहा कि इनके जो वर्किंग आवर हैं वो फिक्स करे जाएंगे, इनको बोनस दिया जाएगा, अगर मरते हैं ऑन ड्यूटी या अगर इनको कोई भी नुकसान होता है तो इनको मेडिकल फैसिलिटीज़ और कॉम्पनसेशन मिलेगा। कॉम्पनसेशन मतलब मुआवजा मिलेगा मेरे भाई। तो जब मुआवजा मिलेगा तो इससे बस यही होगा कि एक ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरह बिहेव करने के लिए बता रहे हैं। तो इसमें दो तरह के माइंस के मजदूर होते हैं, एक अंडरग्राउंड में काम करते हैं, एक ग्राउंड में काम करते हैं। ठीक है, अंडरग्राउंड में भाई देखो, जो जमीन के अंदर काम कर रहा है कभी भी जमीन धंस सकती है, उसकी जान का खतरा बहुत है। ठीक है, जो जमीन के ऊपर काम कर रहा है तो कभी भी मतलब धूप में और बारिश में, बाढ़ में कुछ भी हो सकता है, उसके पैरों की स्किन के डिसीज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें होती हैं मेरे भाई। तो प्रॉब्लम्स यही सब जो मैंने आपको बता दी। और ये होता है कभी भी गए आग लग सकती है, तो फायर स्टेशन का होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, ऑक्सीजन सिलेंडर जो होते हैं उनका होना बहुत ज़रूरी होता है। वर्किंग कंडीशन के बारे में मैंने बता दिया कि अनहाइजीनिक वर्क होती है कंडीशन इनकी। ठीक है, सैनिटाइजेशन बिल्कुल नहीं होता है, काम खटाखट खटाखट कराया जाता है, ओवरबर्डन ज़्यादा होती है, फिर ये इनसिक्योरिटी ज़्यादा होती है। मतलब कि ठेकेदार कभी भी आपको नौकरी से निकाल सकता है, क्यों? क्योंकि आप बराबर काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, मतलब यही सब चीज़ें होती है कि समाज में कोई खास इज्जत नहीं होती, बस एक लेबर की तरह ही इज्जत की जाती है। अच्छा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ही बताना कि वर्ल्ड लेबर डे कब मनाया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया मैंने। होम बेस्ड इंडस्ट्रीज और बीड़ी, और हमारे यहाँ बीड़ी इंडस्ट्री के बारे में बताया जा रहा है। अब देखो दोस्त, जो होम बेस्ड इंडस्ट्री है हमें क्यों पढ़ाई जा रही है? हमें इसलिए पढ़ाई जा रही है क्योंकि ये पूछेगा कि इसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था पे क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, और दूसरा ये पूछ सकता है, मेरा मानना ये है कि क्या आप इस देश मतलब होम बेस्ड इंडस्ट्री के पक्षधर हैं? क्योंकि मेरा तर्क सिर्फ ये है कि ये हमारे फंडामेंटल राइट का हनन करवाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि किसी भी बच्चे को जिसकी उम्र 6 से 14 साल है वो काम पे नहीं जा सकता। तो अगर काम पे नहीं जा सकता तो कहते हैं ना कि सिस्टम का लूप होल्स इंसान निकाल ही लेता है। तो फायदा निकालने के लिए क्या करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वो घरों में जो घर के बच्चे और औरतें होते हैं जो घर से बाहर नहीं निकल सकते, उनको भी काम देने के लिए घरों तक ये काम पहुंचा देते हैं। तो हमारे यहाँ बीड़ी के उद्योग के बारे में बहुत अच्छे से हमारी बुक में बताया गया है। तो इसमें हम पढ़ते हैं कि जो औरतें होती हैं उनको बीड़ी उद्योगों के बारे में तेंदू के पत्ते इकट्ठा करती हैं, और बच्चे होते हैं सब लोगों को मतलब कि मिलके काम करते हैं। एक कॉन्ट्रैक्टर आता है, वो सारे जो पत्ते लेके जाता है, फिर वो कंपनी में जाता है, कंपनी में लेबल लगता है तो फिर होलसेलर के पास जाता है, होलसेलर से रिटेलर व्यापारी के पास जाता है, और रिटेलर से आपके जनरल स्टोर में आता है। तो ये एक काम करने का प्रोसेस है जिसमें एक होम बेस्ड इंडस्ट्री मतलब कि काम रखा गया। ठीक है, तो बस ये पूछ सकता है कि इसका देश की अर्थव्यवस्था में क्या फर्क पड़ता है? तो देश की अर्थव्यवस्था में भाई बहुत बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, क्योंकि देश के रॉ मटेरियल का तैयारी करना यहीं से होता है। ठीक है, बहुत सी औरतों को मैंने देखा है घर में बताशे बनाने का काम करती हैं, जो आपके शादी बारातों में बताशे बिकते हैं। ठीक है, तो मतलब जितने भी छोटे मोटे सोर्सेज होते हैं उन लोगों ने, मतलब कि जो कंपनी के जो लोग हैं उन्होंने घरों को भी अब टारगेट करना शुरू कर दिया है आउटसोर्सिंग डेवलप करने के लिए। दैट्स इट। अब देखो वीडियो लंबा हो रहा है मैं मानता हूँ, पर हम आपकी क्वालिटी से वीडियो की बिल्कुल भी समझौता नहीं करना चाहते। कोई वीडियो देख रहा है,
अगर आप देख रहे हैं यहाँ तक तो इसका मतलब आप हमारी बातों को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। जो निकल के चले गए उनकी बात अलग है, देखो ठीक है, उनके लिए भी, उनको भी मैंने उतना दे दिया है, ठीक है। स्ट्राइक्स एंड यूनियंस के बारे में बात करते हैं। अब देखो स्ट्राइक और यूनियन आप इसको कैसे समझोगे। मैंने ये बताया कि जो गांव के लोग हैं वो शहर में आके काम करते हैं। अब गांव का व्यक्ति जो शहर में आके काम करता है वो सोचता है कि मैं भी टाई और बेल्ट लगाऊंगा और बैग लेकर चलाऊंगा बढ़िया सा, ठीक है। मतलब वो अपना शहरी लाइफ स्टाइल का एक्सपीरियंस करने लगता है। क्यों? क्योंकि वह शहर में काम कर रहा है। अब शहरी जो फीलिंग है ना वो गांव वालों को ये एम्पावर्ड करती है, जागरूक करती है, अपने कार्य के प्रति उस बोध को आवरण कराने की कोशिश करती है कि मेरा जो काम है, मेरे जो काम की वैल्यू है, ठीक है, हम जो काम कर रहे हैं हमें भी बोनस मिलना चाहिए, हमें भी 10-10 घंटे और 12-12 घंटे नहीं काम करना है, ठीक है, हमें भी 8 घंटे काम करना है, 7 घंटे काम करना है। और तो और अगर हम रिस्क होता है, अगर मान लीजिए हमको भी मेडिकल फैसिलिटीज चाहिए, हमको भी कॉम्पनसेशन चाहिए, ठीक है। तो इसलिए बहुत से गांव के लोग, मतलब जो एम्प्लॉयज होते हैं, गांव के लोग नहीं, सॉरी गांव के लोग बोलना गलत है, जो माइग्रेट करके आते हैं, ठीक है, मेनली वही लोग इन इंडस्ट्रीज में काम करते हैं, वो लोग हड़तालें करना शुरू कर देते हैं, खुद की यूनियन बनाना शुरू कर देते हैं। यूनियन क्यों बनाने के लिए? यूनियन ये अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए। जब तक मांग नहीं पूरा होगा तब तक वो लोग काम नहीं करेंगे, और जब तक काम नहीं करेंगे, धरने पे बैठे रहेंगे, तो कंपनी चलेगी नहीं, और कंपनी जब चलेगी नहीं तो प्रोडक्शन नहीं होगा, डिमांड नहीं होगी, तो फिर क्या होगा, समझ रहे हो। तो यहाँ पे दो शब्द के बारे में आपसे डिफरेंस पूछ सकता है कि स्ट्राइक्स और लॉकआउट का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो स्ट्राइक्स मतलब होता है हड़ताल, ठीक है। लॉकआउट मतलब होता है तालाबंदी। हड़ताल जब कंपनी का एम्प्लॉय जो होता है वो करता है, ठीक है। लॉकआउट जब कंपनी दिवालियां हो जाती है और कर्ज के बोझों तले दब जाती है, तब कंपनी सीज्ड हो जाती है, तो वो सील्ड हो जाती है, तो उसको लॉकआउट बोलते हैं, ठीक है। तो अब हम TAI के बारे में देख लो, टेक्सटाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जो कि गांधी जी चरखा चलाते थे, तो समझ इनसे याद रखना कि ये पहली जो देश की ट्रेड एसोसिएशन है वो गांधी जी ने करा था। तो एटक का भी बारे में आप पढ़ेंगे। फिलहाल हम जो बॉम्बे के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो आपके 8 मार्क्स में आता है, आपके हर बार पेपर में आता है। मैं बार बार बोलूँगा, इसको अगर नहीं पढ़ा तो कुछ भी नहीं पढ़ा, ये चैप्टर आपने बेकार कर दिया फिर, ठीक है। तो बॉम्बे टेक्सटाइल मिल में स्ट्राइक होती है 1982 में, ठीक है। अब ये स्ट्राइक जो है हमें क्यों पढ़ाई जा रही है? क्योंकि इससे मिलियंस ऑफ द पीपल की जो जिंदगी है उस पर प्रभाव पड़ा, और दूसरा जो फाइनल रिजल्ट निकल के आया मेरे भाई, वो कुछ भी नहीं निकल के आया, बस इसीलिए हमें पढ़ाई जाती है। और तो और इसलिए भी पढ़ाई जाती है, जैसे कि आपने देखा होगा कि आपको मैं जैसे कुछ मूवी का नाम नहीं लूँगा, ऐसे DPM होगी, संजय दत्त की कुछ मूवी देखेंगे तो आप उसमें बहुत बड़े मुंबई के डॉन के बारे में सुनेंगे, ठीक है। तो इस हड़ताल को रोकने के लिए बड़े बड़े डॉन को बुलाया गया, ठीक है। पॉलिटिकल कनेक्शन भी जोड़े गए जिससे कि इस हड़ताल को दबाया जाए, और मतलब कि इसलिए इस हड़ताल को हमारे यहाँ पढ़ाया जा रहा है। तो दत्ता सामंत नाम का एक व्यक्ति होता है जो कि इस हड़ताल का लीडर होता है, और उसकी मांग सिर्फ यही होती है कि हमारी जो कंपनी है वो पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करे। टेक्सटाइल मिल की हम कंपनी होती है, ठीक है, वो, ठीक है। और वो ये चाहते हैं कि उनको भी पैसे बराबर दिए जाएं, क्योंकि महंगाई तो बढ़ती जा रही है लेकिन सैलरी नहीं बढ़ रही है, तो लोग सर्वाइव कैसे करेंगे, ठीक है। तो एक संघ बनाया जाता है, ट्रेड यूनियन बनाया जाता है, और 1982 में कांग्रेस के जो एक बंदे होते हैं वो इस गवर्नमेंट अप्रूव कर देते हैं, और ये हड़ताल शुरू हो जाती है। अब जब ये हड़ताल शुरू होती है तो उसी बीच जो वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट होती है वो बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट लाती है, BIRA, ठीक है। उसमें ये क्या बताया जाता है कि इनकी मांगों को पूरा करने की बहुत ही कानूनी लड़ाई भी हो रही होती है, धरना भी हो रहा होता है, ठीक है। और सभी ने ये अनशन पे बैठ गए होते हैं कि हम तब तक काम नहीं करेंगे जब तक हमें हाई वेजेस नहीं मिलेंगे, हमको बोनस नहीं मिलेंगे, वही सब चीज़ें जो मैंने आपको बताया, वर्किंग कंडीशन की भी बात बताई, ठीक है। तो इसमें पहले शुरुआत में 1000 लोग आते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे लोग बढ़ने लग जाते क्योंकि सभी की वही डिमांड होती है, ठीक है। तो जैसे इसकी डिमांड बढ़ने लग जाती है, क्या होता है, मिलियंस ऑफ द लोग आ जाते हैं, भाषण होते हैं, नेता नगरी बहुत कुछ होती है, ठीक है, बहुत सारे लीडर आते हैं, दत्ता सामंत का नाम याद रखना, ठीक है। 2 साल तक ये हड़ताल चलती है, लेकिन कंपनी में क्या होता है कि अब पॉलिटिकल कनेक्शन भी कंपनी का होता है, ठीक है, बड़े बड़े गुंडों से भी कनेक्शन होता है, ठीक है। तो इसलिए ये हड़ताल को दबाने की कोशिश होती है, और आखिरी में क्या होता है, लोग खुद ही थक के हार के
देखो ये होता है कि इनकी कंपनी में कोई काम नहीं करेगा तो कुछ लोग तो धीरे धीरे काम करना शुरू कर देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि फिर हम छोड़ के चले जाएंगे, गांव चले जाते हैं, कुछ लोग होते हैं वो दूसरी नौकरी करने लग जाते हैं। तो ये धीरे धीरे करके ये आंदोलन दबा दिया जाता है और आखिर में ये हड़ताल सक्सेस नहीं हो पाती है। बस बात यही है कि ये हड़ताल सक्सेस नहीं हो पाती है। और इसमें बहुत सारे मैटर होते हैं भाई। इसमें मैटर ये होते हैं कि इसमें दिस वॉज द टाइम व्हेन द मील हाँ, मील को एक बिल्डिंग में बदला जा रहा होता है, मतलब कि एक प्राइवेट बिल्डिंग में बदला जा रहा होता है, और जो कि मतलब कि एक प्रॉपर्टी डीलर के साथ इस बिल्डिंग को बेचा जा रहा होता है, मतलब कि मील को बेचा जा रहा होता है, और उससे इनके काम करने पर भी फर्क पड़ सकता था। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं और जिससे कि बॉम्बे का जो पूरा पूरा होल सिनेरियो है ये बदल जाता है। फिर इसके बाद बॉम्बे में बहुत सारी हड़ताल होती हैं, लोगों के मन में बहुत सारी वो होती कि बोलते नहीं चेतना जागरूक हो जाती है अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने की। तो जब जागरूक होने की चेतना जागरूक होती है तो क्या होता है कि फिर बहुत सी हड़तालें सक्सेसफुल होती हैं, लेकिन ये जो सबसे बड़ी हड़ताल होती है उससे लोगों के जीवन पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। और इन लास्ट ये वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। आई होप आप लोग को सब कुछ समझ में आया होगा। जहाँ डाउट हो प्लीज़ ज़रूर पूछना। इसके जो नोट्स हैं वो PDF नोट हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगा रखे हैं, आप ज़रूर देखना। और जो जो वीडियो मैंने रिकमेंड करी हैं सोशियोलॉजी के प्लेलिस्ट पे जाकर जरूर वॉच करिएगा। और आई होप सो यू आर डू योर बेस्ट इन योर बोर्ड एग्जाम 2023। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।